Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 7, equilibrium. आज जो हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो मेजर जो फैक्टर हैं वो हैं नंबर 1 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नंबर 2 टेम्परेचर, नंबर 3 प्रेशर एंड नंबर 4 कैटलिस्ट। ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। अब इन फैक्टर्स को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जितने भी फैक्टर्स हैं इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए हमें यहाँ से ली चाटलियर प्रिंसिपल जो है वो डिस्कस करना पड़ेगा। ली चाटलियर प्रिंसिपल क्या होता है देखिएगा। ली चटलार ने क्या कहा, उसने कहा इट स्टेट्स दैट अ चेंज इन एनी ऑफ फैक्टर्स। अगर मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर हो, अब आपको पता है कि इक्विलिब्रियम क्लोज कंटेनर में ही अटेंड होता है। इक्विलिब्रियम वहां पर अटेंड हो चुका है। इक्विलिब्रियम अटेंड होने के बाद अगर आप किसी भी चीज में चेंज करते हो, किस किस चीज में कौन कौन से फैक्टर में चेंज करते हो, यहाँ से जो रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट है उनके कंसंट्रेशन में चेंज किया, या फिर आपने टेम्परेचर में अगर आपने चेंज किया, या फिर आपने यहाँ से प्रेशर में अगर आपने चेंज किया, तो क्या होता है दैट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑफ अ सिस्टम विल कोज द system to change in such a manner so as to reduce or to counteract the effect of change। मतलब क्या है इसका कि इक्विलिब्रियम अटेंड होने के बाद अगर आप यहाँ से रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन में अगर आप कोई चेंज करते हैं, या फिर आप टेम्परेचर में कोई चेंज करते हैं, या फिर आप प्रेशर में अगर कोई भी चेंज करते हैं, तो ये जो इक्विलिब्रियम आपका यहाँ पर अटेंड हो चुका था पहले से, ये डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, और इसके डिस्टर्ब होने के बाद से एक नया इक्विलिब्रियम अटेंड होता है। जब नया इक्विलिब्रियम अटेंड होता है तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है या तो इसका रेट बढ़ जाएगा, या जो रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन है इसका रेट बढ़ जाएगा। लेकिन दोनों में से कौन से रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, उस रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा वो रिएक्शन तेजी के साथ होगी जिसके द्वारा जो आपने चेंज किया है सो एज टू रिड्यूस और कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ द चेंज, वो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, या तो फॉरवर्ड का या बैकवर्ड का, जिसके द्वारा आपने जो चेंज किया है वो चेंज रिड्यूस हो जाए। इट मीन्स अगर आपने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जिस रिएक्शन से रिड्यूस होगा उसका रेट बढ़ेगा। और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कौन से रिएक्शन से रिड्यूस होता है, फॉरवर्ड से, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा और नया इक्विलिब्रियम अटेंड होगा। इट मीन्स जो इक्विलिब्रियम है दैट शिफ्टेड टुवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आपने यहाँ से प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, प्रोडक्ट आपने ज्यादा कर दिया, तो फिर प्रोडक्ट को कम करना पड़ेगा। प्रोडक्ट कम कौन से रिएक्शन से होगा, ऑब्वियसली बैकवर्ड से, तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। अगर आपने यहाँ पर ये जो रिएक्टेंट है इसको कम कर दिया, थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, रिएक्टेंट कम हो गया, अब कम हुआ है तो आपको रिएक्टेंट इंक्रीज करना पड़ेगा। जो भी चेंज हुआ है ना उस चेंज को रिड्यूस करो, कम किया है तो ज्यादा करो, उसे ज्यादा किया है तो कम करो उसे। तो ए जो है अगर आपने ये रिएक्टेंट कम कर दिया तो फिर दोनों में से किसी का रेट बढ़ेगा। कौन सी रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, जिससे ए इंक्रीज हो जाए। और ए कौन सी रिएक्शन से इंक्रीज होगा, फॉरवर्ड से या बैकवर्ड से, तो ए जो है ये बैकवर्ड रिएक्शन जो है उससे इंक्रीज हो जाएगा, उससे इसका जो कंसंट्रेशन है ना वो बढ़ जाएगा। दैट इज ली चटलायर प्रिंसिपल। चलिए अब सबसे पहले जो इफेक्ट हम देखते हैं वो देखते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन अगर आपने चेंज की है तो उसका क्या इफेक्ट यहाँ से पड़ रहा है। नंबर 1 इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी का भी कंसंट्रेशन अगर आप बदल रहे हैं इन अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अटेंड होने के बाद इस चेंज द कंपोजिशन ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर चेंजेस, तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर का कंपोजिशन चेंज हो जाता है सो एज टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, ताकि जो कंसंट्रेशन चेंज आपने की है उस इफेक्ट को मिनिमाइज कर सके।
जैसे क्लोज कंटेनर के अंदर H2 I2 2HI ये इक्विलिब्रियम अटेन। अब आप क्या करते हैं, अब आप इस कंटेनर में बाहर से और H2 ऐड कर देते हैं, तो H2 आपने बढ़ा दिया, ठीक है। इफ H2 इज एडेड टू द रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद H2 और आपने डाल दिया। अब H2 को बढ़ाया है तो दोनों में से किसी रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। कौन सी का रेट बढ़ेगा, जिसके द्वारा H2 को कम कर दे। H2 कम कौन से रिएक्शन से होगा, फॉरवर्ड से या बैकवर्ड से। H2 जो है वो कम होगा कौन सी इस रिएक्शन से, फॉरवर्ड से। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा तो H2I2 आपस में कंबाइंड होंगे और 2HI बनेंगे। देन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन इज डिस्टर्ब हो जाएगा। इन ऑर्डर टू रिस्टोर इट द रिएक्शन प्रोसीड इन अ डायरेक्शन वेयर इन H2 इज कंज्यूम्ड, क्योंकि H2 बढ़ाया है तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। किसका रेट बढ़ेगा, जिससे H2 कंज्यूम्ड हो जाएगा, ठीक है। मोर ऑफ H2, अब मोर ज्यादा जो H2 और ज्यादा जो I2 है रिएक्ट करेंगे और HI जो है वो बढ़ने लगेगा। फाइनली द इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू राइट डायरेक्शन, इट मींस राइट डायरेक्शन का रेट जो है वो बढ़ जाएगा। इसी चीज को आप यहाँ कर्व से भी समझ सकते हैं। ये जो कर्व है, ये कर्व देखिएगा, इधर जो है कंसंट्रेशन है, इधर आपका टाइम। जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तो HI का कंसंट्रेशन ये है, I2 का ये है, H2 का ये है। इक्विलिब्रियम जब अटेन हो जाता है तो इनकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है। अब आपने क्या किया, ये जो टाइम था T1, इस T1 टाइम के ऊपर आपने यहाँ पर H2 को ऐड कर दिया। जैसे H2 को ऐड कर देंगे, H2 का कंसंट्रेशन राइज हो गया। अब जैसे H2 का कंसंट्रेशन बढ़ा तो इस इफेक्ट को आपने कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो H2I2 हैंड टू हैंड रिएक्ट करेंगे। जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो H2 भी डिक्रीज होगा, I2 भी डिक्रीज होगा। तो H2 जो है वो भी डिक्रीज होगा और I2 भी डिक्रीज होगा। दोनों की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, दोनों डिक्रीज होंगे तो जो HI है वो इंक्रीज होगा। तो HI का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगा होता होता और फिर से एक नया इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो इस टाइम पर फिर से एक नया इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, जिससे रिएक्शन मिक्सचर का जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा। दैट्स राइट। तो इस तरीके से हम ली चैटलायर प्रिंसिपल के थ्रू कंसंट्रेशन का जो इफेक्ट है उसे समझ सकते हैं। आगे कंसंट्रेशन का ये जो चेंज है इसको हम QC से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, द सेम पॉइंट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ रिएक्शन क्वोशिएंट QC। QC क्या होता था, किसी भी टाइम पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज QC, H2I2 2HI, इसका हम इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्वोशिएंट निकालें, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद आपने क्या कर दिया, यहाँ से हाइड्रोजन को बढ़ा दिया, ठीक है। रिजल्ट इन वैल्यू ऑफ QC बीइंग लेस देन KC। अब अगर आप H2 को बढ़ा दोगे तो H2 को बढ़ाओगे तो QC क्या रह जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू नीचे है, डिवाइड करोगे QC कम और KC क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दैट्स राइट। अब KC आपका ज्यादा हो गया है तो KC को आपने क्या करना पड़ेगा, नया इक्विलिब्रियम अटेन करना है तो KC को फिर से आपने या QC जो है उसको आपने फिर के बराबर करना पड़ेगा, KC के बराबर करना पड़ेगा। Thus, in order to attain equilibrium, again reaction move in the forward direction। ठीक है ना, तो आपका क्या हो गया है, सॉरी मैंने गलत कह दिया, QC जो है H2 को बढ़ा दिया और H2 को बढ़ा दिया तो ये बड़ी वैल्यू इसका डिवाइड लगाएंगे, QC कम हो जाएगा। तो QC जो है बेटा वो KC से आपका क्या हो गया है, कम हो गया है। तो जो QC है उसको आपने KC के बराबर लाना पड़ेगा। दैट्स राइट। अब ये QC KC के बराबर लाना है तो इसका मतलब QC को बढ़ाना है। अब बताइए QC कब इंक्रीज होगा, QC की वैल्यू केवल तभी इंक्रीज हो सकती है जब ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा हो और नीचे वाली वैल्यू कम हो। ये वैल्यू कम हो, ये कम कब होगी, जब ये दोनों रिएक्ट करके उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। हमारी बात समझ में, तो जो रिएक्शन है वो कौन से डायरेक्शन में जाएगी, जब H2 और I2 रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, HI में। तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, रिमूवल ऑफ अ प्रोडक्ट आल्सो बूस्ट द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अब वो कहता है जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि अगर आपका ये इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, अब अगर आप यहाँ से रिएक्टेंट को H2 को इंक्रीज करो चाहे I2 को इंक्रीज करो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। अगर मैं इनको इंक्रीज नहीं करूं और मैं यहाँ से HI को बाहर निकाल लूं, अब HI को बाहर निकाल लूंगा तो भी रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि HI को कम कर दिया तो
HI को वापस से बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ेगा कौन से रिएक्शन से? फॉरवर्ड से, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। ठीक है ना। तो एक कॉमन सा पॉइंट आ गया है कि इक्विलिब्रियम अगर अटेन हो जाता है तो रिएक्टेंट को बढ़ाओ चाहे आप प्रोडक्ट को कम करो, दोनों ही कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसके अपोजिट क्या हो जाएगा फिर? अगर आप प्रोडक्ट को बढ़ा देते हो या फिर रिएक्टेंट को कम कर देते हो तो दोनों ही कंडीशन में जो आपका इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, अमोनिया जब बनती है N2H2 2NH3 बन गया है, अमोनिया इज लिक्विफाइड। अमोनिया जो होती है ये गैस बनी है, इस गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद इसको हम रिमूव करते बड़ी आसानी से, यहाँ से मिक्सचर से बाहर निकाल देते हैं। इसको ठंडा करके लिक्विड बना दीजिए और बाहर निकाल दीजिए। जब बाहर निकाल देंगे तो अमोनिया का कंसेंट्रेशन यहाँ कम हो गया। कम हो गया तो ली चटलायर का अकॉर्डिंग इसको फिर से बढ़ाना पड़ेगा, और फिर से कौन से रिएक्शन से बढ़ेगा? फॉरवर्ड से। तो ये दोनों के दोनों रिएक्ट कर करके वापस अमोनिया बनाते रहेंगे। तो अमोनिया को हम लिक्विफाइड करके हटाते रहेंगे और ये दोनों रिएक्ट करके अमोनिया बनाते रहेंगे, जिससे कंटिन्यू ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होती रहेगी, अमोनिया का प्रोडक्शन कंटिन्यू होता रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ही हम पढ़ रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। इन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, अगर आपको बहुत लार्ज स्केल पर ये जो आपका जो अनशिप्ड लाइन है ये आपको बनाना है। कैल्शियम ऑक्साइड यूज्ड एज इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बना लेता है। अब अगर आपको ये बहुत ज़्यादा चाहिए, लार्ज अमाउंट में चाहिए, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है, उसके बाद इनकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको ऑन कर देते हैं या खुला छोड़ देते हैं कंटेनर को, जिससे CO2 निकल के कहाँ जाती है? बाहर। CO2 जैसे ही बाहर आ जाएगी, CO2 का कंसंट्रेशन कम हो गया तो इसको वापस इंक्रीज करना है। इंक्रीज होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। ठीक है ना। कांस्टेंट रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम द क्लिंग, जो आपकी फर्नेस भट्टी है वहां से ड्राइव द रिएक्शन टू कॉम्प्लीटेशन, जिससे रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी और कॉम्प्लीटेशन के नियरेस्ट आ जाएगी। ठीक है। आयरन जो कि कैसा कलर का है? Fe+3 येलो कलर का है। ये थायोसाइनेट जो कि वाटर में है, ये कलरलेस है। दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो ये आपके पास बनता है फेरिक थायोसाइनेट जो आपका है वो बन जाता है, जो कि डीप रेड कलर का होता है कुछ इस तरीके से। ये Fe+3 आयनों का सॉल्यूशन है। इसमें जब हम थायोसाइनेट आयन डालते हैं तो इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है। इस रिएक्शन का Kc अगर मैं लिखूं तो Kc इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास आपका हो जाएगा। अब इसके बारे में क्या है वो देखिएगा थोड़ा सा। सॉरी थोड़ा सा देखिएगा। द इक्विलिब्रियम कैन बी शिफ्टेड in the opposite direction by adding reagent that remove Fe+3 और HCl ion। अब ये जो इक्विलिब्रियम वहां पर अटेन हो गया था, अगर हम यहाँ से Fe+3 या HCl आयन जो है थायोसाइनेट आयन, इनको रिमूव अगर हम कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा? ऑब्वियसली बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, oxalic acid react with Fe+3 ion to form the stable complex iron oxalate। ठीक है ना। thus decrease the concentration of the Fe+3 ion। so Fe this जो ये आपका आयन बना हुआ था dissociate to give Fe+3 because the concentration of this decrease, the intensity of red color decreases। that's right। क्या कहा कि यहाँ पर वो रेड कलर का प्रेसिपिटेट बन गया था। किसका बना था वो रेड कलर का प्रेसिपिटेट? जो था आपका आयरन थायोसाइनेट, इसका बन गया था। अब अगर हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑक्जेलिक एसिड मिला देते हैं तो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो बेटा जो फेरस आयन है उनके साथ रिएक्ट करके और ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स जब बना लेगा तो उससे क्या होगा? उससे इसका फिर से डिसोसिएशन होने लग जाएगा। डिसोसिएशन हो करके ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना लेगा, जिससे क्या होगा? इसकी जो रेड कलर की जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए, सॉरी ये तो दूसरा आ गया है। ये देखिए, ये आपका आयरन आयन जो कि येलो कलर का था, इसमें हमने ये ऐड किया। ये आपका
रेड प्रेसिपिटेट बन गया। अब अगर आप इसमें ऑक्जेलिक एसिड मिला दोगे तो जो ऑक्जेलिक एसिड होता है वो इसके साथ रिएक्ट कर लेता है, आयरन के साथ रिएक्ट करके, और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देता है। ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देता है जिससे यहाँ से आयरन कम हो जाएगा। आयरन कम हो गया है आपकी बार, तो आयरन को फिर से इंक्रीज करना है, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चल जाएगी। बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगी, ये जो डीप रेड कलर का जो कॉम्प्लेक्स बना था ये डिकम्पोज हो जाएगा, ये दोनों बनाने लग जाएंगे, जिससे जो रेड कलर है इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, ऐसा ही कुछ एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं। एडिशन ऑफ एक्वस मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2 ऑल्सो डिक्रीज रेड कलर। ठीक है ना, अगर आपने यहाँ पर मर्क्यूरिक क्लोराइड डाल दिया तो भी जो रेड कलर की इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरिक जो होता है वो HCN के साथ रिएक्ट करके स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है ना, तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में अगर हम ऑक्जेलिक एसिड ना डालें या एसिटिक एसिड हम अगर यहाँ से ना डालें, ठीक है, अगर हम इस रेड कलर के कॉम्प्लेक्स में जो ये बन गया है इसके अंदर हम क्या डाल दें, मर्क्यूरिक क्लोराइड, इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं बेटा, मर्क्यूरिक क्लोराइड अगर हम यहाँ से डालते हैं तो जो मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है बेटा इसके अंदर मर्क्यूरिक आयन है, और ये जो मर्क्यूरिक आयन होता है बेटा वो यहाँ से जो थायोसाइनेट है ना इसके साथ रिएक्ट करके स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देता है। ऑक्जेलिक एसिड इसके साथ, मर्क्यूरिक क्लोराइड में मर्क्यूरिक आयन इसके साथ, ये कॉम्प्लेक्स बना देगा जिससे इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। ये कम होने से फिर से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये डिसोसिएट हो जाएगा, जिससे जो रेड कलर है उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, रेड कलर की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ फ्री थायोसाइनेट आयन एक्वस शिफ्ट द इक्विलिब्रियम, ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट प्लेन्स आइसोथायोसाइनेट आयन। एडिशन ऑफ पोटेशियम थायोसाइनेट, अगर हम इसके अंदर क्या करते हैं, बाहर से पोटेशियम थायोसाइनेट KCN अगर हम मिला देते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, इंक्रीज द कलर इंटेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन एज इट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू राइट। अगर आपने बाहर से इसके अंदर KCN मिला दिया तो अब क्या होता है, अब जो आपका सॉल्यूशन है वो जो इक्विलिब्रियम है वो राइट डायरेक्शन में चला जाता है, और रेड कलर जो है उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना, क्यों बढ़ जाती है, देखिए अब की बार क्या होगा, जैसे आपने मिलाया, मिलाने से क्या होगा, यहां से बच सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर कौन कौन आयरन था जो कि येलो कलर का था, थायोसाइनेट आपने यहाँ से ऐड किया है, कॉम्प्लेक्स बना है रेड कलर का। ठीक है, अब अगर आप क्या करते हैं, यहाँ से अगर आप कौन सा आयन मिला देते हैं, यहाँ से अगर आप बाहर से KCN डाल देते हैं, पोटेशियम थायोसाइनेट, अगर आपने KCN पोटेशियम साइनाइड जो है, पोटेशियम साइनाइड अगर आपने डाल दिया है, तो अब की बार अब की बार जो रेड कलर है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। लॉजिक क्या होगा, लॉजिक ये होगा KCNS अगर आपने डाल दिया तो KCN पोटेशियम थायोसाइनेट डालोगे KCNS, तो उससे कौन सा आयन मिलने वाला है, उससे ये जो थायोसाइनाइड आयन है ना ये वाला मिलेगा, जिससे इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो इनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और इसका अमाउंट बढ़ेगा, और रेड कलर की जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। दैट इज ली-चैटलायर प्रिंसिपल। तो सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप रिएक्टेंट को बढ़ा रहे हो, ठीक है ना, पोटेशियम थायोसाइनेट, सॉरी मैं KCN समझ रहा था, पोटेशियम थायोसाइनेट बोले तो KCNS, ये देखिए पोटेशियम थायोसाइनेट, इसको अगर आपने डाल दिया इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जिससे जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, और रेड कलर की जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये हो गया कंसंट्रेशन का इफेक्ट। कंसंट्रेशन के इफेक्ट के बाद में नंबर सेकंड इफेक्ट देखिएगा, और सेकंड जो इफेक्ट है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखना बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रेशर का इफेक्ट समझिएगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन सॉलिड एंड लिक्विड कैन बी इग्नोर्ड। अगर आपके पास में कोई सॉलिड है उस पर अगर प्रेशर डालो, लिक्विड है उसके ऊपर अगर आप प्रेशर डालो, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर को इंक्रीज करने से उनके वॉल्यूम
और वॉल्यूम में अगर कोई फर्क नहीं आ रहा है तो कंसंट्रेशन में उनकी में कोई फर्क नहीं आता है। हमारी बात समझ में। इसलिए सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं उनमें प्रेशर को चेंज करने से उनके वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आता, इसलिए उसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता। तो अगर आपके पास में कहीं सॉलिड या लिक्विड जो है वो इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है तो वहां प्रेशर को इंक्रीज करने से वहां इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज is observed when gases are involved and total number of moles of gaseous reactant and total number of moles of gaseous product are different। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेशर को अगर आप चेंज करोगे तो प्रेशर का जो इफेक्ट होता है वो जनरली पहली चीज तो जो गैसियस इक्विलिब्रियम होते हैं या इक्विलिब्रियम में अगर कहीं पर गैस प्रेजेंट है वहां पर प्रेशर का जो चेंज है वो ऑब्जर्व होता है। दूसरा, कहाँ अब गैस में भी कहां पर होगा, गैस में भी उन इक्विलिब्रियम में होगा जहां पर रिएक्टेंट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स गैस वाले और प्रोडक्ट के जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं गैसियस वाले वो डिफरेंट होते हैं, वहीं पर ही चेंज ऑब्जर्व होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये जो इक्विलिब्रियम है इसमें देखिएगा गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट है तो यहाँ प्रेशर का चेंज ऑब्जर्व होगा। प्रेशर चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स देखिएगा, यहाँ पर रिएक्टेंट का मोल कितना है, सीओ का 1 और इसका 3। तो रिएक्टेंट के जो मोल है वो है 4 और प्रोडक्ट का जो मोल है वो है 1 और 1 2। प्रोडक्ट का मोल है 2। तो देखिएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं ऑफ गैसेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ प्रेशर का इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, याद रखेंगे। 4 मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट या गैसियस रिएक्टेंट के 4 मोल है, ठीक है ना, बिकम 2 मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, यहाँ पर गैसियस प्रोडक्ट के 2 ही मोल बन रहे हैं। अब व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज, अगर हमने यहाँ ये जो इक्विलिब्रियम है ना इसमें प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, प्रेशर को हम बढ़ा दें, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली क्या कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा। प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ गैसियस मोल इंक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम, जिससे क्या होगा, प्रेशर को अगर आपने बढ़ा दिया तो प्रेशर को बढ़ाने से सीधा सीधा सा क्या हो रहा है, प्रेशर को अगर आप बढ़ा दोगे, गैसों के प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा और वॉल्यूम कम हो जाएगा तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कम हो गया है तो सीधा सीधा सा कंसंट्रेशन बढ़ेगी, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाएंगे, क्या इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना। प्रेशर को जैसे इंक्रीज करूंगा नंबर ऑफ गैसियस मोल इंक्रीज हो जाएंगे पर यूनिट वॉल्यूम। अब मोल इंक्रीज हो गए तो ली चाटलर क्या कहता है, वो कहता है कि जो चीज इंक्रीज हुई है उसको डिक्रीज करो। तो मोल्स इंक्रीज हुए हैं तो क्या करना पड़ेगा, मोल को डिक्रीज करना पड़ेगा। इसलिए reaction, so the reaction goes in the forward direction because the number of mole of gas decreases in the forward direction। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स जो है वो डिक्रीज करने पड़ेंगे। अब देखिएगा नंबर ऑफ मोल किधर डिक्रीज हो रहे हैं, तो इधर 1 और 3 4 मोल है, इधर 2 मोल्स हैं, तो 4 से 2 इधर डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर के इफेक्ट, पहली बात तो गैसियस जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट होते हैं वहीं पर ही पड़ता है। दूसरा, उनमें भी कहाँ पड़ता है, जहां नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं। अगर गैसियस में भी नंबर ऑफ मोल्स अगर इक्वल है ना तो वहां प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे अगर मैं लिख दूं कि H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI, अब ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। इसमें देखिएगा गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 बराबर है। यहाँ प्रेशर का कोई इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा क्योंकि मोल्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना। अगर ये मोल डिफर होते जैसे PCl5, ठीक है ना, इसका 1 मोल गैसियस और ये डिकम्पोज होकर बनाता PCl3 गैस प्लस में Cl2 गैस। अब इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर ये सब गैस है तो प्रेशर का इफेक्ट हो सकता है, रिएक्टेंट के मोल 1 और प्रोडक्ट के मोल 1 1 इज इक्वल टू 2, तो 1 से 2 मोल बन रहा है। अब अगर मैंने यहाँ से प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो प्रेशर को इंक्रीज करने से क्या बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे पर लीटर, कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इन पर लीटर बढ़ गया, मोल बढ़ गया तो मोल को कम करना पड़ेगा। मोल कम कौन से डायरेक्शन होगा, तो फॉरवर्ड में तो मोल बढ़ रहा है तो बैकवर्ड जो डायरेक्शन है उसके अंदर मोल्स कम हो जाएंगे, इसलिए इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है।
प्रेशर का जो इफेक्ट है उसको हम यहां से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या करा है, ऑन इंक्रीजिंग टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर एंड द कंसंट्रेशंस आर इंक्रीज, जिससे क्या बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर को हम बढ़ाएंगे और उससे क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर से क्या बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशंस बढ़ जाएगी। ठीक है ना। उस पिछले वाले इक्वेशन को हमने यहाँ पर लिखा है इस तरीके से, CO H2 की पावर 3, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्या था आपका, CO था थ्राइस H2 था, इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम होकर क्या बन गया था, CH4 एंड H2। ठीक है, तो इसी को ही जब हमने QC लिखा तो QC इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ, ये दोनों प्रोडक्ट हैं तो ये ऊपर आएंगे, ये दोनों रिएक्टेंट है ये नीचे आ गए। प्रेशर को बढ़ाने से क्या हो गया है, ऑब्वियसली कंसंट्रेशंस बढ़ गई हैं। अब देखिएगा, एज QC लेस देन KC, QC यहाँ कम हो जाएगा। अब आप समझिए QC कम क्यों होगा, कंसंट्रेशन बढ़ी है, किसकी कंसंट्रेशन बढ़ी है, देखिएगा ये भी बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी, तो इन तीनों की पावर तो 1 1 है, बट इसकी पावर 3 है, तो ये जब एक एक के रेशियो में बढ़ेंगे तो ये थ्राइस के पावर में बढ़ जाएगा बेटा, तो इनके कंपैरेटिवली ये वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी और ये बढ़ेगी, उससे QC आपका कम हो जाएगा। QC कम हो गया, अब QC अगर कम हो गया है तो उस QC को आपने इक्विलिब्रियम के बराबर लाना है, तो QC को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब बताइए QC इंक्रीज कब होगा, QC को इंक्रीज तब होगा जब ऊपर वाली वैल्यू बढ़े नीचे वाली घटे, तो नीचे वालों को ऊपर वाले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नीचे रिएक्टेंट है, ऊपर प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा इन रिएक्शन, अब यहाँ कार्बन जो है वो सॉलिड है, CO2 दोनों आपस में रिएक्शन करके 2CO यहाँ से बना रहे हैं, तो गैसियस, क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट केवल गैसियस पर होता है तो कार्बन पर तो पड़ेगा नहीं। CO2 का यहाँ कितना मोल है, 1, प्रोडक्ट के कितने मोल बन रहे हैं, 2। ठीक है, अब अगर आपने यहाँ से प्रेशर को इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे पर लीटर में, मोल बढ़ गए तो मोल को कम करना है, कम कौन से डायरेक्शन में होंगे, कम इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। When pressure is increased, the reaction goes in the reverse direction because the number of moles of gas increase in the forward direction। फॉरवर्ड में तो मोल इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ मोल को कम करना है इसलिए। तो सीधा सीधा सा हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन विल गो इन द डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आर लेस। सीधा सीधा सा कंक्लूजन आ गया कि जब भी हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम हमेशा उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। मोल्स कैसे हैं, कम जहां पर है उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, चाहे इधर कम हो चाहे इधर कम हो। सीधा सीधा से हम कंक्लूजन कह सकते हैं। इस तरीके से हमने दो फैक्टर्स देखे हैं जो कि इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर। ओके, थैंक यू।